नवरात्रि का पावन अवसर शुरू होने वाला था। सपना, जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी, वो अपनी छोटी बहन रत्ना को फोन करती है और बोलती है, कैसी हो रत्ना? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ दीदी? वो क्या है ना रत्ना, तुम्हारे जीजाजी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर भी गए हुए हैं और नवरात्रि काल का शुभ समय आरंभ होने वाला है। तो क्या ये नवरात्रि ये अमीर बहन अपनी गरीब बहन के घर पे बना सकती है? ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, पर आप आ जाओ। इतना कहकर रत्ना कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, हे माता रानी, मेरी बड़ी बहन अपना इतना सुख चैन छोड़कर 9 दिन के लिए मेरे घर पर आ रही है, वो भी आपके नवरात्रों की पूजा के लिए। ना जाने इस गरीब की रूखी मीसी रोटी खाकर उसका पेट भरेगा या नहीं। माता रानी, मेरी लाज रख लेना। इतना कहकर रत्ना अपने बाकी के कामों में लग जाती है और अपनी बहन के आने का सारा बंदोबस्त कर देती है। नवरात्रि के एक दिन पहले सपना रत्ना के घर आ जाती है और बोलती है, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, कितना सुकून मिल रहा है। सच में मैं तुझे बता नहीं सकती। हाँ दीदी, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे ही बात करने के बाद दोनों बहनें खाना खाती हैं और फिर सो जाती हैं। अगली सुबह से नवरात्रि के शुभ का आरंभ होता है। सुबह उठकर रत्ना नहा धोकर सपना को उठाती है और बोलती है, दीदी जल्दी से उठ जाइए, आज पहला दिन है व्रत का, आज बहुत सारे काम करने हैं। रत्ना की आवाज सुनकर सपना जल्दी से उठ जाती है और तैयार भी हो जाती है। जिसके बाद रत्ना बोलती है, दीदी हमारे यहाँ तो हर नवरात्रि को माता रानी की मूर्ति को खुद मिट्टी से अपने हाथों से बनाया जाता है। अच्छा, मैंने तो बस आज तक बनी बनाई मूर्ति का ही इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं दीदी, आज हम दोनों मिलकर एकदम पारंपरिक तरीके से व्रत का आरंभ करेंगे। इतना कहकर रत्ना जल्दी से मिट्टी लेकर आती है। जिसके बाद रत्ना और सपना मिलकर मूर्ति बनाती हैं। कुछ घंटों बाद जब मूर्ति सूख जाती है, इस बीच रत्ना और सपना बाकी की साफ सफाई का कार्य करती हैं। जिसके बाद रत्ना सपना से कहती है, दीदी आइए, अब हम मंदिर सजाते हैं। मैंने आज तक कभी मंदिर नहीं सजाया, ये सारे काम तो सासू माँ कर दिया करती थी। मैं तो बस नहा धोकर मंदिर में माथा टेक लिया करती थी। मुझे नहीं पता क्या कैसे करना होता है। अरे चिंता क्यों करती हो दीदी, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको सब विधि विधान कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो दीदी, सबसे पहले माता रानी का मंदिर सजाने के लिए हमें लाल कपड़ा बिछाना होता है। फिर हमने जो प्रतिमा बनाई है उसे मंदिर में स्थापित करना है। उसके बाद माता रानी के श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, इत्र, सिंदूर आदि सब चीजों को रखना होता है। हाँ ठीक है रत्ना, तुम बताओ, मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। रत्ना अपने बड़ी बहन को समझाती है और दोनों बहनें मिलकर माता रानी के मंदिर को सजा देती हैं। और फिर दोनों मिलकर माँ भगवती की आरती करती हैं और सपना बोलती है, आज तो अच्छा लगा मुझे बहुत, इतना सब जमाने को मिला। चलो अब पूजा पूरी हो गई। अभी नहीं दीदी, अभी तो सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आपकी जो मनोकामना हो वैसे ही सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए मनोकामना मांगते हैं। मैं कुछ समझी नहीं रत्ना। दीदी, जैसे हमें सुख चाहिए तो हमें चावल के दाने जल में डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। यदि हमें रूप चाहिए तो फूलों को डालकर जल अर्पित करना चाहिए। और आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मांग लेना चाहिए। सच में रत्ना, मेरी तो किस्मत ही खुल गई जो मैं यहाँ आई। चलो मिलकर जल अर्पित करें। जिसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी इच्छा अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम को दोनों बहनें मिलकर व्रत का पूजन करती हैं और भोजन भी बनाती हैं और माता रानी को भोग लगाकर आरती करती हैं। जिसके बाद रत्ना अपने और सपना के लिए भोजन परोसती है। सपना अपनी थाली लेकर जल्दी से बेड पर बैठ जाती है। तभी रत्ना बोलती है, अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं? बेड पर बैठकर व्रत का खाना नहीं खाना चाहिए, नीचे बैठकर खाना चाहिए। मुझे नहीं पता, सासू माँ बस खाना बना देती थी और मेरे कमरे में भिजवा देती थी। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। यही तो फर्क होता है अमीरी और गरीबी के नवरात्रियों में। आपके पास सुख सुविधा इतनी ज्यादा होती है कि आप हर चीज को एक अलग ही तरीके से करते हैं और जो पारंपरिक तरीका होता है उसे भूल जाते हैं। दीदी, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपना बिस्तर नीचे लगाना चाहिए और मटके का पानी पीना होता है। साथ ही व्रत का खाना हमें नीचे बैठकर करना चाहिए। हाँ ठीक है रत्ना। इतना कहकर सपना अपनी थाली उठाकर रत्ना के पास आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर अपना पहला व्रत खोलती हैं। जिसके बाद अपने और सपना के लिए रत्ना जमीन पर बिस्तर लगाती है और दोनों बहन आराम से सो जाती हैं।
ऐसे ही नवरात्रि के व्रत एक एक के बाद पूरे होते जाते हैं। हर दिन सपना रत्ना को कुछ न कुछ नई बातें बताया करती थी। एक दिन सपना रत्ना से कहती है, रत्ना, तूने मुझे इतना सब तो बता दिया, पर तूने मुझे ये नहीं बताया कि ये जौ की खेती क्यों की जाती है। दीदी, ये जौ की खेती सुख समृद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि जौ की खेती जितनी बड़ी हो और अच्छी होगी, घर में उतनी ही सुख समृद्धि होगी। नवरात्रि के व्रत पूरे होने के बाद इस जौ की खेती को या तो घर के गमले में लगा लो या फिर इसे किसी खेत में लगा दो। काफी लोग इसे नवरात्रि के व्रत पूरे होने के बाद चौराहों पर छोड़ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रत्ना द्वारा बताई हुई सारी बातों को सपना ध्यान से सुनती है और समझती है। नवरात्रि के 7वें दिन भी जाते हैं। दोनों बहनें पूरे मन से अपने सभी व्रत को पूरा करती हैं। माता रानी का गुणगान करती हैं, कीर्तन करती हैं और विधि विधान के साथ हर दिन की पूजा करती हैं। ऐसे ही नवरात्रि पूरे होने के बाद कन्या पूजन का समय आता है। रत्ना और सपना बाजार से कन्याओं को भेंट देने के लिए लाल चुनरिया और कांच की चूड़ियां लेकर आती हैं। घर जाकर रत्ना सपना से बोलती है, दीदी, कल हमें कन्या पूजन करना है और उसके बाद हमारे व्रत संपूर्ण हो जाएंगे। आपको पता है ना कि कन्या पूजन कैसे करना होता है? हाँ, पता है ना। 2 पूरियों के ऊपर हलवा और चने रखकर, गोले का प्रसाद रखकर और पैसे रखकर बारी बारी करके एक एक कन्या को दे देना है। अरे नहीं दीदी, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हमें सभी कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है, फिर एक एक करके उन कन्याओं के चरण धोने हैं और साथ ही उनके पैरों में महावर भी लगानी है। फिर सभी कन्याओं को माता रानी का तिलक लगाना है और उनके गले में लाल चुनरियां डालनी है। जिसके बाद हम सबसे पहले उन्हें माता रानी को भोग लगाया हुआ प्रसाद खिलाएंगे और फिर उसके बाद पूड़ी, हलवा, छोले, खीर जो सब हमने बनाया है वह उन्हें परोसेंगे और अंत में उन्हें उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना होता है। यही होती है एक पारंपरिक कन्या बिठाने की विधि। ठीक है रत्ना, जैसा तुम कहो, हम कल सुबह बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसके बाद दोनों अपना व्रत खोलकर सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठती हैं। रत्ना जैसे जैसे सपना को बताती है, सपना ठीक वैसे वैसे माता रानी के भोग का प्रसाद बनाती है। इसके बाद सपना खुद घर घर जाकर छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बाद में 9 कन्याएं रखने के बाद घर आ जाती हैं और फिर दोनों बहनें खुद भी भोजन करती हैं। तभी सपना रत्ना से बोलती है, सच में रत्ना, इन नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर आई, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। आज तक मैं शहर में अपनी सभी नवरात्रि बिताई हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि नवरात्रि का पारंपरिक तरीका इतना ज्यादा अच्छा होता है। शहर में तो इतनी सारी आधुनिक चीजें हैं कि हम कभी जान ही नहीं पाते कि असल में हम नवरात्रि के व्रत को कैसे रखते हैं। यही तो फर्क है दीदी। लेकिन सच कहूँ तो नवरात्रि का असली मजा उसे पारंपरिक तरीके से रखने से ही है। कीर्तन करना, हर एक कार्य को विधि अनुसार करना, कितना सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे कि मीठी मीठी खुशबू पूरे वातावरण में फैलकर उसे पवन बना रही है। सच कह रही हो बहन, मैं अमीरी गरीबी के चक्कर में अपनी पारंपरिकता से कितना दूर हो गई थी, पर इन 9 दिनों में मैंने जो जीवन जिया है ना, सच कहती हूँ मैंने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की। और मैं चाहती हूँ अगली नवरात्रि पर तुम मेरे घर पर आओ और हम सब मिलकर एक साथ फिर नवरात्रि काल बिताएं। हाँ, क्यों नहीं दीदी, जैसा आप चाहे मैं आपके घर जरूर आऊंगी और हम एक बार फिर से मिलकर नवरात्रि मनाएंगे। इतना कहकर दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और अगले दिन सपना अपनी बहन का अलविदा करके अपने ससुराल वापस लौट जाती है। पर अपनी बहन के गरीब ससुराल से लाई हुई नवरात्रि की यादें हमेशा के लिए रत्ना के दिल में बस जाती हैं और अब से हर नवरात्रि या तो सपना रत्ना के घर जाती या रत्ना सपना को अपने घर बुला लेती और दोनों अमीर गरीब बहनें मिलकर नवरात्रि मनाया करती। जूही अपनी फ्रेंड नीतू के घर पार्टी में जाती है, जहां उसे ढेर सारे पकवान और तरह तरह की मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजों को देखती है। लेकिन उसे गुलाब जामुन बेहद पसंद है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है, इतने सारे गुलाब जामुन, मेरे मुंह में तो पानी ही आ रहा है। मन कर रहा है कि सारे खा जाऊं। काश मैं इन्हें घर भी ले जाती, लेकिन अफसोस, पर कोई बात नहीं, मैं यही पेट भर के खा लूंगी। जूही गुलाब जामुन उठाकर जल्दी से खाना शुरू करती है। उसकी प्लेट में इतने सारे गुलाब जामुन देखकर उसकी फ्रेंड नीतू उससे पूछती है, अरे भैंस है क्या जो पूरी बारात के गुलाब जामुन अकेले ही खा गई? अरे भैंस किसे बोल रही है? अरे दिख नहीं रहा मैं थोड़ा सा गुलाब जामुन खाने में बिजी हूँ अभी। वाह बेटा वाह, गुलाब जामुन के आगे फ्रेंड पीछे छोड़ दी तूने।
लगता है गुलाब जामुन ही तो खाने आई है तू। और नहीं तो क्या, फेवरेट है मेरे। मैं तो अपने हिस्से के गुलाब जामुन निकाल लेती हूँ, नहीं तो मेरे लिए भी नहीं बचने वाले। पार्टी एंजॉय करके जूही घर जाकर अपनी माँ सरिता से बात करते हुए बोलती है, पता है माँ, मैंने आज ढेर सारे गुलाब जामुन खाए, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकती। अरे इतना तो नहीं खा लिया ना कि कल की तरह तेरा पेट खराब हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप। सही कह रही है तू। गुलाब जामुन को देखकर तेरी जो हरकतें होती है उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। मैं तो सोच रही हूँ कि गुलाब जामुन की शॉप खुलवा दूँ, जहाँ सिर्फ गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन हो। तू एक काम कर कि गुलाब जामुन का पेड़ लगा ले, रोज नए नए गुलाब जामुन टपकेंगे और तू रोज खाती रही हो। माँ आप तो मेरी बातों का मजाक ही बना देती हो। तो क्या करूँ, तू ही तो घर में गुलाब जामुन की गाथा गा रही है। आप तो रहने ही दो माँ। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूही और नीतू बाजार से सामान ले रहे होते हैं। तभी जूही की नजर एक डिब्बे पर पड़ती है जो कि गुलाब जामुन बनाने का पाउडर था। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। नीतू को रोकते हुए वो दुकान से उसे खरीद लेती है और घर पहुंचकर उसे लेकर सीधा किचन में भागती है जहाँ सरिता खाना बना रही होती है। सरिता उसके हाथ में डिब्बे को देखते हुए पूछती है, अब क्या लेकर आई है? गुलाब जामुन? फिर से गुलाब जामुन? हे भगवान, कोई इसे सद्बुद्धि दे दे। माँ बना दो ना प्लीज माँ, प्लीज। मैं नहीं बना रही हूँ, खुद जाकर बना ले। सरिता गुस्से से आंखें दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है और जूही अपने आप ही गुलाब जामुन की रेसिपी YouTube से देखकर बनाती है। कुछ देर के बाद मेहनत करके आखिरकार गुलाब जामुन बना ही लेती है, जिसके बाद वो उसे एक बॉल में डालकर अपनी माँ के पास लेकर आती है और उनको टेस्ट करने को कहती है। सरिता एक गुलाब जामुन उठाती है और अपने मुंह में डालती है और बोलती है, अरे वाह रे लाडो, मस्त बनाए हैं एकदम गुलाब जामुन। मुझे तो लगा मुझे किचन में वापस आना पड़ेगा। ना ना, आपकी बेटी कोई शेफ से कम थोड़ी है। दुकान तो जरूर खुलेगी, वो भी गुलाब जामुन की। और दुकान का नाम होगा गुलाब जामुन की खेती, क्योंकि पेड़ में तो मैंने लगा ही दिए हैं गुलाब जामुन। दोनों हंसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में जूही और सरिता मिलकर गुलाब जामुन की एक बड़ी दुकान खोलते हैं और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। थोड़े दिनों बाद नीतू का बर्थडे होता है और जूही उसे सरप्राइज देने के लिए गुलाब जामुन से बना केक लेकर जाती है, जिसे देखकर नीतू खुश हो जाती है और बोलती है, ओह वाह, इतना बड़ा गुलाब जामुन का केक। खास तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। थैंक यू यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू मुझे गुलाब जामुन केक सरप्राइज करेगी। वो दोनों मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और गुलाब जामुन खाते हैं। थोड़ी देर बाद जूही अपने घर पहुंचकर थकान की वजह से सो जाती है। अगली सुबह वो रोज की तरह शॉप पर पहुंचती है, लेकिन उसे ना जाने क्यों बस बार बार प्यास लगती है। ज्यादा पानी पीने की वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज कर रही थी। वक्त बीतता चला जाता है और ऐसे ही एक दिन काम करते हुए उसके पाँव में चोट लग जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। ओए माँ, लग गई। सरिता उसके पास आती है और उसकी चोट को देखकर वो जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उसकी चोट पर लगा खून साफ करके दवा लगाते हुए बोलती है, नालायक, जरा देखकर काम कर लिया कर। पता नहीं खुली आंखों से क्या सपने देखती रहती है जो ध्यान ही नहीं रहता तेरा। थोड़ी सी चोट है माँ, ठीक हो जाएगी। तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तू कुछ खा पी नहीं रही है। अभी भी देख, तुझे चोट लग गई, फिर भी तू ऐसे कर रही है। चोट कब घाव बन जाए पता नहीं चलता। माँ परेशान मत हो, मैं सच में ठीक हूँ। अरे ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, इस सब से क्या ही डरना। तुझे तो किसी भी बात का डर नहीं है, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे तो तेरी चिंता लगी रहती है। इतना ज्यादा चोट लगी है तुझे और तू बोल रही है कि छोटी सी चोट है। अरे कब अपना ध्यान रखना सीखेगी तू? माँ प्लीज आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अरे मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मुझे चोट लगे। जूही की चोट ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती है और उसे दर्द होता है, लेकिन वो सरिता को कुछ नहीं बताती। साथ ही धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लगता है। कुछ घंटों बाद उसे फिर से भूख लग जाती है और अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देखकर वो बेहद परेशान रहने लगती है। और एक दिन वो अपनी दोस्त नीतू से इस बारे में बताते हुए कहती है, यार समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं यार, कुछ दिनों से मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही है। अरे तो क्या हुआ? मुझसे कंट्रोल नहीं होता और फिर मुझे गुस्सा आता है। तो तू चुपचाप खाना खा लिया करना। ऐसे तो मेरे पैर की चोट भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और गहरी होती जा रही है। तूने डॉक्टर को दिखाया? नहीं यार, टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे इस दुकान से। तू पागल है क्या?
जब चोट ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। तू ठीक कहती है, मैं कल ही जाती हूँ डॉक्टर के पास। कल नहीं, तू अभी जा। दिवाली की वजह से जूही की गुलाब जामुन की दुकान का काम बढ़ चुका था और उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। जूही बत्तियां जलाने के लिए टेबल पर चढ़ रही होती है, लेकिन वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसकी माँ सरिता जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाता है और उसकी नब्ज चेक करके बोलता है, आप कल इसे मेरे क्लिनिक ले आना, अभी से आराम करने दो और मैं कुछ दवा लिख कर देता हूँ, इसे दे देना। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सरिता और जूही दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जूही के काफी सारे टेस्ट करता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद जूही की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जिसको देखने के बाद डॉक्टर बोलता है, अभी कंट्रोल करने से इसकी बीमारी अभी थम सकती है, लेकिन अगर ख्याल ना रखा तो आगे जाके परेशानी आप लोगों को ही होगी। क्या बीमारी है जूही को? इसे डायबिटीज है और इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। मतलब मेरी बेटी ठीक नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है, जब किडनी में ग्लूकोज जमा होने लगता है तब ऐसी परेशानी होती है। मतलब आपकी बेटी को मीठा बहुत पसंद होगा और उसे भूख भी ज्यादा लगती होगी। वो पेट भर खाती तो होगी, लेकिन उसका वजन घटता ही रहता है। ये सभी सिम्टम्स आप पहले से ही देख रही होंगी। जी डॉक्टर। और तो और उसके पैरों का घाव भी काफी समय से भर नहीं रहा होगा। हाँ डॉक्टर। ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं, जिसको आप दोनों ने इग्नोर किया था। लेकिन अब बहुत ध्यान रखना और हाँ, मीठा इनसे दूर ही रखना। सरिता डॉक्टर की बातों को मानते हुए जूही का ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में जूही की चोट ठीक हो जाती है। सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी, अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं। आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी। 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। अब आप भी सो जाओ तब तक। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में, इतनी देर तक सोती रहती है और अब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू, ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी, ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप भी धौस मत जमाओ यहाँ। अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं है और जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी सास हूँ और उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी, अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो सास होने का सम्मान कैसे मांग रही हो? अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी, तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? बोलो अब। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर पहले जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी, ये भी सोच लिया कर ना कभी। माँ जी, पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना पीना तब गरम ही बनता है। और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करना तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है काम से और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी, ये क्या है? तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है। तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है। और माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है बेटा, ना ही हाथ लगाती है घर के किसी काम में। और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन आज तू कैसे जल्दी आ गया? वो आज मैं काफी ज्यादा थक गया था, पूरा शरीर दुख रहा था, इसके कारण सोचा घर जाके आराम करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं घर आ गया और तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। माँ जी, आप समझाओ ना पंकज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ना, ये मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए।
समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है। ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी। सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है। लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है। मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती है वो। चल चल, इतना भी नहीं मान सकती मैं। अब अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तेरी बहू तुझसे कहीं ना डरती होगी। वो तो बल्कि तेरे मुंह पे तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई। ये देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करे वो अच्छे से किया कर। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख। मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहाँ से सलोनी जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहाँ आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर। तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। देख, अब खुद ही गिर गई ना। अब अकल आ गई ठिकाने। ये एक दो बार और गिर कर मानेगी। माँ जी, मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद करता है गलत काम और सारा काम मुझ पे आ जाता है। चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर और उठकर काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी बनारसी साड़ी बड़ी सी बिंदी लगाए उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और अभी तक तू सो रही है? आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। बहू, ये क्या है? तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप बिल्कुल। मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है? वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखे हैं, उन्हें जाकर साफ कर। बहू, तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या? जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। वापस करूँ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है। थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूं साफ करेगी तो अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। शाम के समय पंकज घर आता है तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा, तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है। बिल्कुल मेरी सास बन गई है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है काम कर करके। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ, आपको याद है उस दिन सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया नहीं, उल्टा उसे सुनाया। और एक बात बताऊँ माँ आपको, वो तेल जिसे वो फिसल के गिरी थी वो आपने गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था
मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी। लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने सलोनी को कहा कि वो नाटक करे आपकी सास बनने का। सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है। राधा को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि पार्लर में जाकर वो मेहंदी का कोर्स कर सके, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी जो कि अपने पिता गोपाल के साथ रहा करती। गोपाल बेलदारी का काम करके घर चलाता था। एक दिन वो बेलदारी करके घर लौटता है और देखता है कि राधा एक कॉपी में मेहंदी का डिजाइन बना रही थी। बेटी, ये तू क्या कर रही है? जब देखो कॉपी पेन लिए पता नहीं क्या बनाती रहती है। बापू, मैं मेहंदी डिजाइन बना रही हूँ। मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं मेहंदी डिजाइन का कोर्स कर लूँ। तू क्या ये मेहंदी के पीछे पड़ी हुई है? अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। तू बस घर के कामों में हाथ लगा और घर के काम कर। ससुराल जाना है तुझे, सभी प्यार देंगे तुझे, काम आएगा तो। बापू, जब भी मैं आगे बढ़ने या कुछ सीखने की बात करती हूँ, आप हमेशा मुझे पीछे खींच लेते हो। कभी तो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करो। जो काम करने से कोई फायदा ना हो उस काम को नहीं करना चाहिए, और पैसे तो बर्बाद ही नहीं करने चाहिए उस काम पर। जा मेरे लिए खाना लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। बापू, आप हमेशा से ही यही करते हो मेरे साथ। जब पढ़ने के लिए बोला तो भी पैसे की दिक्कत, आज जब कोर्स करने को बोल रही हूँ तो भी पैसे की दिक्कत। पता नहीं मेरी शादी कैसे करोगे आप। राधा इतना कहकर कॉपी लेकर रसोई में जाती है और खाना गर्म करते हुए खुद से रो रो कर कहती है, इसलिए कहते हैं कि बेटी के ऊपर माँ का साया होना बहुत जरूरी है। पिता हर चीज नहीं समझ पाता। अगर बापू की जगह मेरी माँ आज जिंदा होती तो वो मुझे जरूर मेहंदी डिजाइन का कोर्स करवाती। राधा की बात दरवाजे पर खड़ा गोपाल सुन रहा था, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अब तुझे कैसे समझाऊं कि मैं किन हालातों में अपना जीवन काट रहा हूँ। पिताजी, खाना खा लीजिए, मैंने गरम कर दिया है। कहाँ जा रही हो बेटी? यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो थोड़ी देर। नहीं पिताजी, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। राधा इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गोपाल फिर उसे रोकते हुए कहता है, अपने मेहंदी डिजाइन का कोर्स के लिए तुमने कहाँ पता किया है? क्या क्या बोला आपने पिताजी? आप मुझे मेहंदी डिजाइन का कोर्स करवाएंगे? अब जब तुम अपने कोर्स के लिए इतना मुंह फुला रही हो कि मेरे पास रुकना भी पसंद नहीं कर रही, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बापू, यही गांव के बाहर थोड़ी दूर पर है पार्लर, वहीं सीखते हैं मेहंदी डिजाइन। अच्छा, तो पहले ही पता करके रखा है। चलो अच्छी बात है, अब मन छोटा मत करो। सुबह चलते हैं तुम्हारे पार्लर देखने के लिए कि कितना पैसा लगेगा। अपने पिता की बात सुनकर राधा खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोपाल भी खा पी कर सो जाता है। अगले दिन वो अपने पिता के साथ पार्लर में बात करने जाती है और वहाँ की ब्यूटिशियन से मिलती है। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम राधा है। मैं आपके यहाँ मेहंदी का कोर्स करना चाहती हूँ। ओ हेलो, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैंने गरीबों के लिए जनता दरबार खोला हुआ है जो मैं मुफ्त में सबको अपना काम सिखाऊं? ओ मैडम, थोड़ा इज्जत से बात करिए, समझी? माना हम गरीब हैं, लेकिन जितनी इज्जत आपकी है उतनी हमारी भी है। और जितनी बदतमीजी से आपने बात करी है उससे कई ज्यादा बदतमीजी से मैं भी बात कर सकती हूँ, लेकिन ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। चुप कर राधा, तू जहाँ जाती है झगड़ा करने लगती है। बापू, देखा नहीं क्या आपने? पहले बदतमीजी इन्होंने करी है, तब मैंने शुरू किया है। जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है उन्हें काम क्या आता होगा? अरे राधा चुप हो जा, मैं बात करता हूँ। मैडम, आप मेरी बेटी को मेहंदी का कोर्स करवाने के कितने पैसे लेंगी? तुम्हारी औकात तो नहीं है कि मेरी फीस चुका सको, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि 3 महीने का कोर्स है, वो भी 50,000 लगेंगे। ब्यूटिशियन के रेट सुनने पर राधा के होश उड़ जाते हैं। इतने पैसे मांगने पर भी गोपाल अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कर देता है, लेकिन इतने पैसों की डिमांड सुनकर राधा कोर्स करने से मना कर देती है और कहती है, बापू, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा, तू अपना कोर्स पूरा कर। नहीं बापू, मुझे नहीं करना कुछ।
मैं खुद ही धीरे धीरे अपने आप सीख जाऊंगी मेहंदी वाली डिजाइन, मेहंदी की किताब से प्रयास कर करके। आप चलो। बेटा, तू अपने इस बाप से नाराज तो नहीं है ना? नहीं बापू, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। आप मेरे लिए इतनी दूर आए, वही मेरे लिए बहुत है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। राधा अपने पिता को लेकर घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद गोपाल अपने काम पर चला जाता है और राधा बाजार जाकर मेहंदी की किताब खरीद कर लाती है और उसे देख देख कर कॉपी में मेहंदी का डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो बहुत अच्छी अच्छी मेहंदियों का डिजाइन बनाने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नया सीखना था, जिसके कारण वो हमेशा मेहंदी से कुछ अलग ही डिजाइन बनाया करती। राधा एक दिन किसी की मेहंदी में जाती है और दुल्हन को मेहंदी लगाते समय उसकी नजर एक औरत की साड़ी पर जाती है, जिसकी साड़ी का डिजाइन उसे बहुत पसंद आता है और देखते ही देखते दुल्हन के हाथ पर पूरी साड़ी बना देती है। तभी दुल्हन कहती है, ये तुमने क्या किया मेरे हाथों पर? ये कौन सा डिजाइन है मेहंदी का? अरे माफ करना मैडम, वो मैं उन आंटी की साड़ी देख रही थी, देखते देखते मैंने वही बना दी। रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी मेहंदी की साड़ी बनाने वाले टैलेंट से बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा और अलग डिजाइन बनाया है तुमने। आपको पसंद आया मैडम? पसंद नहीं, बहुत बहुत पसंद आया। ये मेहंदी साड़ी डिजाइन तो अच्छे से अच्छे कोर्स वाले भी नहीं कर पाते। तुमने कहाँ से कोर्स किया है मेहंदी का? किताब से मैडम। हमें सिखाने वाली किताब ही होती है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं हम उसे खर्च करके महंगा कोर्स कर सके। तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। वो दुल्हन सभी मेहमानों को अपनी मेहंदी से बनी साड़ी डिजाइन दिखाती है। ऐसा अलग डिजाइन देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और खुद भी लगवाने की डिमांड करते हैं। इस तरह से राधा वहाँ सबके बीच मेहंदी से साड़ी डिजाइन बनाने वाली के नाम से फेमस हो जाती है और एक शादी से ही अच्छे पैसे कमा लेती है, जिसे लेकर वो अपने घर आती है और गोपाल को देती है। बापू, ये मेरी पहली कमाई है। आज मैंने खुद के हुनर के पैसे कमाए हैं। लोगों ने मेरी बहुत तारीफ करी, उनको मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए। मैं आज बहुत खुश हूँ। बेटी, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। तुमने आज ये बात साबित कर दिया और साथ साथ अपने बाप का नाम ऊंचा किया है। अगर कोई सच्चे दिल से कोई भी काम करता है तो वो पूरा होता है। जी पिताजी, और अच्छा हुआ कि मैंने उस ब्यूटिशियन के पास नहीं सीखा, क्योंकि अगर वहाँ सीखती तो उतना नहीं सीखती जितना वो मुझे सिखाती। लेकिन जब मैंने अपने आप सीखा तो उससे अच्छा सीखा और कुछ अलग भी। राधा अपने खुद के गुण से पैसे कमाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे उसके मेहंदी से साड़ी बनाने वाला अनोखा डिजाइन इतना छा जाता है कि हर कोई उसकी तरह मेहंदी लगवाना चाहता था, जिसके कारण कुछ लड़कियां उससे मेहंदी लगवाने आती हैं, तो कुछ मुंह मांगे पैसे देकर सीखने भी। धीरे धीरे ये खबर उस ब्यूटिशियन तक पहुंचती है और ये जानने के लिए कि मेहंदी से साड़ी का डिजाइन बनाने वाली कौन है, लोगों से पता करते हुए राधा के घर पहुंचती है और उसे लड़कियों को सिखाते देखकर दंग रह जाती है। मेहंदी से साड़ी बनाने वाली, वो भी तुम हो क्या? हाँ मैडम, मैं ही हूँ। उस दिन आपने जो किया मेरे साथ, उसका उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती या ऐसा नहीं बोलती तो मैं शायद जहाँ हूँ यहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। मैं तो यहाँ मेहंदी से साड़ी बनाने वाली से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी आंखें ही खुल गई। मैंने उस दिन जो भी किया तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैडम जी, मैंने आपको माफ किया, क्योंकि मुझे बस ये पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है तो क्या तुम मुझे अपनी ये मेहंदी से साड़ी बनाना सिखाओगी? ठीक है, अगर मुझसे मेहंदी डिजाइन सीखने में आपकी इज्जत कम नहीं होगी तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। राधा के हुनर के कारण उस ब्यूटिशियन को भी उसके पास सीखने आना पड़ता है, जिसने कभी उसकी गरीबी के कारण उसे सिखाने से मना कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, कब किसका वक्त बदल जाए कोई नहीं जानता। टिया मुंबई शहर में अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। टिया को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था
वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन पिया के घर उसके कुछ दोस्त मिलने आते हैं और गिफ्ट में रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ लेकर आए थे। उस गिफ्ट को देखकर पिया गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? मैंने 1000 बार कहा था कि मेरे घर तुम सब जब भी आया करो तो खाली हाथ आया करो। मुझे पसंद नहीं है ये गिफ्ट्स वगैरह, फिर भी तुम सब वही करते हो। पहले देख तो ले हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। खाम खा पर चिल्लाई जा रही है हम पे। हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। वैसे भी तुझे हमारा लाया हुआ तोहफा पसंद जरूर आएगा। नहीं, तुम लोगों को ये लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये सब गिफ्ट रिटर्न लेकर जाओ। पहले गिफ्ट तो खोल कर देख लो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं और कैसा गिफ्ट लेकर आए हैं। देखती तो हो नहीं, पहले ही बोलने लगती हो। अब पहले शांत हो जाओ और फिर देख लो। अरे वाह, तुम सबको याद है कि मुझे क्या पसंद है। यार मेरा कब से मन कर रहा था कि मोमबत्ती लेने का। थैंक यू यार, तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। अब बोल, रिटर्न करेगी अपना गिफ्ट? तुझे मोमबत्तियाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए हम लेकर आए। और सुन, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इसलिए खाना मत इस मोमबत्ती को। ये बात तो बहुत अच्छी कही तूने। पता है, ये मोमबत्ती देखकर सच में खाने का मन कर रहा है। हाय क्या खुशबू है, आहा, मोहित कर दिया इस खुशबू ने मुझे। पागल, अगर किसी ने गलती से देख लिया तो तेरा नाम चर्चे में आ जाएगा, मोमबत्ती खाने वाली के नाम से। देख लेना। प्राची की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। सभी बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच पिया की माँ सुनीता वहाँ सभी के लिए खाना लेकर आती है और मोमबत्ती देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, क्या बात है। इस मोमबत्ती से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे किसी को सम्मोहित कर देगा। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आपको भी अच्छी लगी क्या आंटी इसकी खुशबू? पता है आंटी, ये प्रिया कह रही थी कि इतनी अच्छी सुगंध है कि लगता है खा ही जाऊं। छी छी, अब ये सब खाएगी तू? अरे ये मोमबत्ती कौन खाता है? अरे माँ, मैंने तो सिर्फ बोला था, सच में थोड़ी ना खाने वाली हूँ। आपने कभी मुझे देखा है मोमबत्ती खाते हुए? जरा आप खुद भी सोच लीजिए, कहाँ आप इनकी बातों में आ रही हो। क्या पता तो सच में मोमबत्ती खाने लगे, इसलिए पहले ही सावधान कर देती हूँ। देख पिया, अगर मोमबत्ती खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, समझी? सुनीता अपनी बेटी पिया को समझाती है और उनसे बैठकर बातें करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक शाम जब पिया घर आकर देखती है, घर में पूरा अंधेरा हो रखा था। तभी पिया अपनी माँ सुनीता को पुकारते हुए कहती है, माँ माँ, कहाँ हूँ आप? अरे ये घर में इतना अंधेरा क्यों रखा है माँ आपने? मैं यही हूँ। अभी घर की लाइट गई है, इसीलिए मोमबत्ती जलाकर लेकर आने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मुझे ये बता, वो वाली मोमबत्ती नहीं मिली जो तेरे दोस्तों ने तुझे तोहफे में दी थी? माँ, वो मोमबत्तियाँ कवर्ड में रखी हुई हैं। आपने वहाँ ढूंढा नहीं क्या? चलिए मैं निकाल कर देती हूँ, वो मोमबत्ती वहीं पर है। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, इसीलिए मैंने ये मोमबत्ती जला ली। पूरे घर में अंधेरा हो गया था। आप यहीं बैठिए, मैं ढूंढ कर ले आती हूँ मोमबत्ती। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिली आपको वो मोमबत्ती। अब रहने दे, कल देख लेना, ठीक है? और वैसे भी तुझे वो मोमबत्ती खानी थी। तुझे याद है ना, तूने अपने दोस्तों से कहा था कि तुझे वो मोमबत्ती खाने का मन कर रहा है। अरे कहीं तो वो सारी मोमबत्तियाँ सच में खा तो नहीं गई? ये आप भी ना कैसी बेतुकी की बातें कर रही हैं। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो अब मोमबत्ती खाऊंगी? उन लोगों के साथ मैंने तो बस मजाक किया था। आपने तो उस मजाक को सीरियसली ले लिया, हद है। अच्छा, अब क्या पता सच भी हो। वैसे एक बात बता दूं, आज भी तुम मेरे लिए छोटी बच्ची है, समझी? दोनों माँ बेटी अंधेरे में बात कर रही होती हैं। तभी कुछ देर में लाइट भी आ जाती है। दोनों माँ बेटी चैन की सांस लेती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और सुनीता से कहती है, सुनीता, चलते हैं, कुछ देर के लिए बाजार चलेगी क्या? वो क्या है ना, मुझे कुछ मोमबत्तियों को खरीद कर लाना था और अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा। एक साथी होता है तो बाजार जाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये बताओ, चलोगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ अच्छी अच्छी मोमबत्तियाँ लेनी है। मेरे घर पर कुछ दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ खो जाती है। उस मोमबत्ती के पैर लग गए या उसे कोई खा गया। अरे क्या बकवास कर रही हो? कैसे कहीं भी चला जाएगा? देखो, कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, या किसी ने उठाकर शायद कहीं और रख दिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है,
शायद पिया ने कहीं और रख दी हो और उसे याद ना हो। एक बार घर में अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर भी आज 1 या 2 मोमबत्ती खरीद ही लेती हूँ। हाँ हाँ, अब चले बाजार, बहुत सारी चीजें लेकर आनी है और घर भी तो वापस आना है समय से। विमला और सुनीता दोनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। सुनीता ने बहुत सारी मोमबत्तियाँ ले ली थी और अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद वो सभी घर की तरफ चलते हैं। तभी पिया सुनीता से कहती है, माँ, मैंने वो मोमबत्ती बहुत ढूंढी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। क्या आपको मिली थी वही मोमबत्ती जो मेरे दोस्तों ने मुझे दी थी? तूने कहाँ रखा था मुझे खुद नहीं मालूम, तो मुझसे पूछने क्या आ रही है? लेकिन माँ, मैंने वो मोमबत्ती कवर्ड में रखी थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैं ये सोच रही हूँ आखिर वो मोमबत्ती गई तो गई कहाँ? ऐसे गुम हो गई कि ऐसे दोबारा मिल ही नहीं रही है। छोड़, अब जाने दे। और देख, मैं वैसे ही मोमबत्ती लेकर आई हूँ, सोचा तुझे पसंद आ जाए, इसीलिए देख और बता कैसी है ये मोमबत्ती। वाह माँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही मोमबत्ती है, वैसी ही खुशबू, वही इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। बहुत खूबसूरत है सच में। सुंदर और खुशबू वाला था, तभी तो मैं यही मोमबत्ती ले आई। अब मैं इसको ऐसी जगह संभाल कर रखूंगी कि तू इस मोमबत्ती को कभी खा ही नहीं पाएगी। सुनीता अपनी बेटी पिया के हाथों से वो मोमबत्ती ले लेती है और उस मोमबत्ती को उठाकर अपने कमरे के कबर्ड में रख देती है। ऐसे ही एक दिन माँ बेटी में प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। तभी अचानक सुनीता के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और पिया अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ आपको? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब मैं मर जाऊंगी। पिया मुझे बचा ले। लेकिन माँ, आपको अचानक से क्या हुआ है? अभी विमला चाची को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठिए। नहीं पिया, मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है, कुछ कर पिया। पिया विमला को बुलाकर ले जाती है और जैसे तैसे करके अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुँचती है। अस्पताल पहुँचने के बाद डॉक्टर सुनीता का चेकअप करते हैं और डॉक्टर को जो पता लगता है वो पिया को बताता है, जिसे सुनकर पिया दंग रह जाती है। जैसे सुनीता को होश आता है तो पिया उससे कहती है, माँ, मुझे तो बहुत कुछ कह रही थी मेरे दोस्तों के सामने, छी छी ये सब कौन खाता है, और आप खुद ये सब खाती हो। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि आप मोमबत्ती खाती हो। माँ, कुछ तो दिमाग लगाती आप। मुझे मना करती थी आप और खुद खाया करती थी मोमबत्ती। हाँ बेटा, मैंने अपनी इस आदत को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी छूट नहीं पाई। सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मोमबत्ती खाना, वो भी इतनी महंगी महंगी वाली। आपको पता भी है इस मोमबत्ती में कितनी तरह के केमिकल्स होते हैं? सारे केमिकल्स आपके पेट में जमा होकर जहर का काम कर रहे हैं। अब अगर आपने जरा भी मोमबत्ती खाई ना तो आपकी जान भी जा सकती है। पिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी मोमबत्ती नहीं खाऊंगी। अगर कभी मैंने ऐसा किया, तुम्हारी कसम तोड़नी चाहिए तो जो सजा दो मुझे मंजूर है। माँ, अब आपके पेट का ऑपरेशन होना बाकी है ताकि जितने भी मोमबत्ती आपके पेट में जमा हो रखी है उसे निकाल सके। पिया के समझाने के बाद भी सुनीता नहीं समझती और अस्पताल से ठीक होकर आती है तो फिर से मोमबत्ती खाना शुरू कर देती है। सुनीता की इस आदत से पिया बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ की मोमबत्ती खाने वाली आदत को छुड़वाने के लिए खुद मोमबत्ती खाकर बीमार हो जाती है। उसे देखकर सुनीता बदलने की कोशिश करती है